बिहार चुनाव में जीत के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की पटना में अहम बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील कुमार मोदी बने रहेंगे। खुद बीजेपी के दिग्गज नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार सोमवार को बिहार के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच एनडीए की बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नहीं पहुंचने की वजह से इसे टाल दिया गया था। साथ ही इस बैठक में तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी दल का नेता चुन लिया गया। वहीं उपनेता के तौर पर रेणु यादव का नाम फाइनल हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 16 नवंबर को राजभवन में 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल के 16 सदस्य भी शपथ लेंगे। इसमें वीआईपी और हम घटक दल के एक सदस्य मंत्री पद के शपथ ले सकते हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने मालगाड़ियां और यात्री गाड़ियां रद्द कर रखी हैं। ट्रेन रद्द होने के चलते सेना को सामानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को लेकर हो रही है। अब सेना तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग का प्रयोग करना पड़ रहा है। सैन्य सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आपूर्ति का शीतकालीन स्टॉक अक्टूबर के अंत तक खत्म हो गया था। अब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पास इलाकों से किसी तरह आवश्यक वस्तुएं की भरपाई की गई है, लेकिन अब बर्फबारी से लद्दाख का ऊपरी मार्ग भी बाधित हो गया है। प्रकाश पर दीपावली को काली करने के लिए पाकिस्तान की नापाक हरकत खुद उसे ही भारी पड़ गई है। जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर सीजफायर उल्लंघन करके गोलीबारी करने वाली पाकिस्तानी सेना को 11 जवानों से हाथ धोना पड़ा और भारतीय सेना की भीषण हमले ने उन्हें भागने को मजबूर कर दिया। भारत के जोरदार पलटवार को एक तरफ जहां पाकिस्तानी सेना छिपाने में लगी हुई है, वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के नेताओं की माने तो पीओके के नीलम और लीपा घाटी में भारतीय सेना ने अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई है। पाक ने माना है कि भारतीय सेना ने पीओके में सबसे बड़ी तबाही मचाई है। साथ ही भारतीय चौकियों पर हमले करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाक के सेना के बंकरों को रॉकेट दागकर तबाह किया था। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इस साल 4052 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है, जो 17 साल में सबसे ज्यादा है। अमेरिका ने साल 1998 में केन्या और तांजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आतंकी संगठन अलकायदा के भीषण हमले का बदला 22 साल बाद पूरा कर लिया है। अमेरिका की ओर से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जवानों ने ईरान की राजधानी तेहरान में छिपे अलकायदा के नंबर 2 सरगना अबू मोहम्मद अल मस्तरी, जो कि 58 वर्षीय हैं, उसको हमले की वर्षगांठ पर मार गिराया है। इस दौरान अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की बहू भी मारी गई है। अलकायदा के इस भीषण हमले में 224 लोग मारे गए थे और कई घायल भी हुए थे। अबू मोहम्मद को इस हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के दूसरे नंबर के नेता अबू मोहम्मद उर्फ अब्दुल्ला अहमद को उसकी बेटी के साथ 7 अगस्त को तेहरान की सड़कों पर गोली मार दी थी। माना जा रहा है कि अमेरिका के बदले को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सीक्रेट दोस्त ने अंजाम दिया था। भारत ने एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का आक्रमण उल्लंघन किए जाने को लेकर शनिवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया और साथ ही कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की कड़ी शब्दों में निंदा की और कहा कि पाकिस्तान की ओर से त्योहारों के समय नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करके शांति भंग की गई। साथ ही इस हिंसा को भड़काना काफी निंदनीय है। पाकिस्तान उच्चायोग के 4 जिद्दी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किया गया था। भारत ने राजदूत को पाकिस्तान के संघर्ष विराम का आक्रमण उल्लंघन करने को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।
विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ने सीमा पार कर आतंकवादियों की घुसपैठ करने में पाकिस्तान का नियंत्रण सहयोग मिलने को लेकर काफी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सीमा पर तनाव के बीच चीन का नया पैंतरा सामने आया है। पूर्वी लद्दाख से पहले भारत हटाएगा अपनी सेना। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन और भारत के बीच सेना और हथियारों को पीछे हटाने पर सहमति हो गई है। दोनों ही देश जल्द ही परिष्कृत सिद्धांत के तहत बारी बारी से सीमा विडंगन योजना यानी सैनिकों को हटाने की योजना पर लागू करेंगे। पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण माहौल को कम करने पर कवायदों के बीच चीन ने एक नया पैंतरा चला है और दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख से पहले भारत अपने सैनिकों को हटाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने भी दावा किया है कि ये चीन और भारत के बीच सेना और हथियारों को पीछे हटाने पर सहमति हो गई है और दोनों ही देश जल्द ही बारी बारी से सीमा पर योजना लागू कर देंगे, यानी सैनिकों को हटाने की योजना पर काम शुरू कर देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि सेना को हटाने की योजना के मुताबिक संघर्ष वाले बिंदु में सबसे पहले भारत को अपनी सेना को हटाना होगा। इसके बाद ही चीन अपनी सेना को पीछे हटाने पर विचार करेगा। चीन को परोक्ष संदेश देते हुए भारत ने दक्षिणी चीन सागर में विश्वास खत्म करने वाले कदमों एवं घटनाओं को लेकर शनिवार को चिंता प्रकट की और इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनुपालना और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक ECA को संबोधित किया। इसमें हिंदू प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात की गई। जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हाल ही में कई देशों की ओर से घोषित नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता होती है तो विभिन्न दृष्टिकोण का समायोजन रखना काफी चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में सेना के जोरदार जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी और सेना के प्रवक्ता ने भारत पर बलूचिस्तान में आतंकवाद को फैलाने का बड़ा आरोप लगाया है। कुरैशी ने दावा किया है कि पीएम मोदी के निर्देशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बर्बाद करने के लिए 80 अरब रुपए दिया है। साथ ही 700 आतंकियों को भी तैयार किया है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कथित भारतीय आतंकवाद पर शनिवार को डोजियार पेश किया है। कुरैशी ने कहा कि भारत ने CPEC को बर्बाद करने के लिए 80 अरब रुपए दिए हैं। भारत ने 700 लोगों की मिलिशिया बनाई है जो बलूचिस्तान के CPEC को निशाना बनाते रहेंगे। भारत गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव से पहले वहां पर राष्ट्रवाद का हवा देने की कोशिश कर रहा है। चुनाव के बाद भी भारत का इरादा नेक नहीं है। रविवार के लिए पूरे प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 17 नवंबर तक प्रदेश में मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में भी कमी होने की संभावना है। उधर केलांग कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वीरवार रात को केलांग के न्यूनतम तापमान -1.5 और कल्पा मनाली में 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पिछले एक सप्ताह से राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप बिखली। प्रदेश के कई क्षेत्रों में शुक्रवार को बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पश्चिम की सक्रियता के चलते शनिवार को प्रदेश में मौसम बदलने के आसार जताए हैं। शनिवार को दिवाली के दिन किन्नौर, लोहल, स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश, बर्फबारी और अठंड की चेतावनी जारी हुई है। दीपावली पर देश की राजधानी में NGT और दिल्ली सरकार की रोक के बावजूद लोगों ने आतिशबाजी की। कोरोना वायरस संक्रमण और बढ़ते प्रदूषण के चलते दिवाली के दिन कई दिल्ली समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि दिवाली की शाम इन प्रतिबंधों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नतीजा ये हुआ कि पहले से खराब दिल्ली की हवा और खराब हो गई और साथ ही साथ गंभीर स्थिति में पहुंच गई। कई जगह AQI बढ़ता चला गया। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के वैज्ञानिकों का कहना है कि बेशक गुरुवार को AQI थोड़े सुधार के बाद बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया हुआ हो, लेकिन
दिवाली के बाद रविवार की स्थिति बिगड़ सकती है। पीटीआई के मुताबिक दिवाली की रात 10 तक ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 454 रहा। देश भर में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो खास तौर पर राम की नगरी अयोध्या में भी बीती रात शानदार तरीके से दिवाली मनाई गई। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मनाया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दीपावली पर दिए जलाए और भारत समेत भारत वंशियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी।